हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी की बात करूंगा। ढाबरिया बॉलीवुड के नाम से है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, बिल्डिंग मटेरियल की स्पेस में है। और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं जो मैंने बिल्डिंग मटेरियल्स की सीरीज को शुरू किया था। बिकॉज हमें पता है कि जो रियल स्टेट साइकिल है वो एक अप साइकिल में है और काफ़ी बूम में है। जो जितने भी डेवलपर्स हैं, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, वो नए-नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, एकदम बिक रहे हैं, तो बहुत डिमांड में है। और रियल एस्टेट साइकिल जो होती है वो लॉन्ग डेटेड साइकिल होती है। ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुई कल खत्म हो जाएगी। तो कुछ साल चलती है वो। तो सिंस मुझे लगा कि हम एक अप साइकिल में हैं और हमें पता है कि रियल एस्टेट के लास्ट लेग में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे मैंने आपको पॉलीकैब डिस्कस किया था, उसमें वायर्स एंड ऑल। और पर्टिकुलरली जो कज़ारिया और सोमानी को मैंने डिस्कस किया था सेरेमिक्स में, टाइल्स वाले सेगमेंट में। तो वो लास्ट लेग ऑफ रियल एस्टेट का, जैसे कोई रेज़िडेंशियल बिल्डिंग बना है, तो शुरू में तो जो बेसिक रॉ मटेरियल्स होता है, ईंट, सीमेंट, पत्थर, सरिया, स्टील, जो भी है वो सब लगता है। लास्ट लेग आते-आते आप ये चीज़ें लगाते हैं, टाइल्स हो गया, आपकी वायरिंग हो गई, और फिर विंडो के फ्रेम्स, विंडोज़, डोर्स, आपका वॉल है, अगर उसपे आपको पेंट नहीं कराना है, बिकॉज़ एक नया चीज़ चला है कि आप वॉल पैनलिंग कर देते हैं, ठीक है? वो एक पेंट का सब्स्टिट्यूट हो गया, आपको एक एस्थेटिक लुक भी मिलता है। बिकॉज़ होता क्या है, लोग अब बोर हो जाते हैं सिंपल वॉल देख के। बहुतों के घर पे सिंपल वॉल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंट्स उसमें करा सकते हैं, थोड़ा अपनी चॉइसेस को चेंज करने के लिए। लेकिन अभी नया वॉल पैनलिंग का चला है, तो वो सब प्रोडक्ट भी ये कंपनी बनाती है। तो वो सब एक रियल एस्टेट के लास्ट लेग में वो सब आता है। तो कंपनी का मैनेजमेंट का भी गाइडेंस है कि नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स के लिए हम 20-25% के लिए ग्रो करेंगे। हम इज़िली, हमें इतना दिखता है, और कंपनी के क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे हैं। 2014 में आई थिंक इन्होंने डीएलएफ का फर्स्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, और उसके बाद डीएलएफ इन्हें लगातार काम देता है। आई थिंक इनका डीएलएफ के साथ है, और भी इनके साथ अच्छे-अच्छे जो डेवलपर्स हैं, अदानी के साथ भी इनका कुछ हुआ था, कोई प्रोजेक्ट मिला था, इनका गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के साथ है, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के साथ है। तो काफ़ी सारी कंपनीज़ के जो बिल्डर्स हैं, उनके साथ इनका अच्छा रिलेशनशिप है, और उनके प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखते हैं, पहले इसका बिज़नेस मॉडल समझते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि मुझे क्या इस कंपनी में लग रहा है। इसको मैं एज़ यूजुअल एक ढंग का एनालिसिस करूँगा। मैं कोई प्रमोट करने नहीं आया हूँ यहाँ पे कंपनी, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इसको प्रमोट करके। मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, मैं ऑलरेडी इसमें पोज़ीशन बना चुका हूँ, तो मुझे लगा इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। और पोज़ीशन मैंने बाय द वे बहुत छोटा बनाया है। तो अगर Q2 का रिज़ल्ट, बिकॉज़ सिंस इस कंपनी के साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि ये हाफ ईयरली आके कॉन्फ्रेंस कॉल करती है। तो थोड़ा जो एक्चुअल डिटेल्स होती हैं ऑन द ग्राउंड, क्या सिनेरियो चल रहा है, वो हमें 6 महीने के लैग के बाद ठीक से पता चलता है फ्रॉम द मैनेजमेंट इटसेल्फ। तो इस हिसाब से मैंने छोटा ही पोज़ीशन बनाया है। Q2 Q1 के बाद इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करी, ये नहीं करते हैं। Q2 और Q4 के बाद करते हैं। तो Q2 के बाद रिज़ल्ट जो आएगा, मैं देखूँगा, अच्छा आया है, तो मैं इसमें थोड़ा पोज़ीशन बढ़ाऊँगा, अच्छे से उस पोज़ीशन को अपसाइज़ करूँगा। लेकिन नहीं आया है तो मैं देखूँगा, मैं शायद कट करूँ या होल्ड करूँ, मैनेजमेंट को सुनूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं, और अपना उस हिसाब से डिसीज़न बनाऊँगा। तो इनके बेसिकली 3 डिविज़न्स हैं। सबसे पहले इनका, आप अपनी एक सेकंड आप स्क्रीन पे देख लीजिए। पहले इनका है पीवीसी प्रोफाइल्स का डिवीज़न, दूसरा इनका है यूपीवीसी विंडोज़ का डिवीज़न, तीसरा इनका है मॉड्यूलर फर्नीचर का डिवीज़न। तो अब पीवीसी में क्या करते हैं? पीवीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पीवीसी, पहले आप समझो, एक बहुत ही ज़्यादा कमोडिटाइज़्ड प्लास्टिक है। आप उसमें पॉलीइथाइलिन ले लें, पॉलीप्रोपाइलिन ले लें, पॉलीस्टीरीन ले लें, पॉलीविनाइल क्लोराइड ले लें, पीवीसी जिसे हम कहते हैं, तो ये कमोडिटाइज़्ड प्लास्टिक्स हैं। आप पीवीसी इसीलिए बहुत कमोडिटाइज़्ड भी है ना, क्योंकि इससे कमोडिटाइज़्ड बेसिकली आप उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आपका ग्रॉस मार्जिन बहुत ही कम होता है। आपके जैसे हर कोई वो कर रहा है, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड आपने नहीं करी है। लेट्स से एक स्टील का पाइप है, बहुत सारी कंपनी स्टील पाइप बना रही हैं, कोई खास चीज़ उसमें नहीं है। तो मुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा कि यार मैं एपीएल अपोलो का ही स्टील पाइप लूँ या जेटीएल इंडस्ट्रीज़ का लूँ, बिकॉज़ स्टील पाइप तो स्टील पाइप है, उसमें स्टील ही लगा हुआ है। लेकिन अगर आपने वही पाइप को ज़िंक में डिप कर दिया, जो जिसे हम गैल्वेनाइज़ेशन प्रोसेस कहते हैं, तो वो गैल्वेनाइज़्ड पाइप कन्वर्ट हो जाता है। वो एक वैल्यू एड प्रोडक्ट है, बिकॉज़ आपने कमोडिटाइज़्ड चीज़ पे कोई वैल्यू एडिशन किया है, तो वो एक कमोडिटाइज़्ड प्रोडक्ट नहीं रहता है। तो पीवीसी एक कमोडिटाइज्ड प्लास्टिक है, और पीवीसी इसीलिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज़ पीवीसी होता क्या है, उसमें हम प्लास्टिसाइज़र्स बहुत सारे ऐड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो पीवीसी क्या होता है, बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। उससे हम, देखा होगा आपने, जो छत से नीचे आपका पाइप आता है बारिश के पानी को निकालने के लिए, या किसी भी टाइप के पानी को निकालने के लिए, ड्रेनेज के लिए जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, वो पीवीसी पाइप्स यूज़ होते हैं। तो पीवीसी के टॉयज़ बनते हैं,
बहुत सारी चीजें आप उसको मोल्ड करके कुछ भी बना सकते हैं, तो पीवीसी इसीलिए यूज होता है। अब यूपीवीसी जो इनका दूसरा डिवीजन है, यूपीवीसी विंडोज का। अब यूपीवीसी, अब पीवीसी तो उसमें सेम है, यूपीवीसी वाला जो चीज, जो यूपीवीसी आप देख रहे हैं, पीवीसी उसमें सेम है, लेकिन यू का मतलब उसमें है अनप्लास्टिसाइज्ड, उसमें प्लास्टिसाइजर्स नहीं मिलाए गए हैं। एंड सिंस उसमें प्लास्टिसाइजर्स नहीं मिलाए गए हैं, यूपीवीसी की जो ड्यूरेबिलिटी होती है और स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता है फिर। इसीलिए यूपीवीसी, अभी क्या था, पहले क्या होता था, सिंस ये मैं इसका प्रोडक्ट आपको समझा देता हूँ। जैसे पहले विंडोज वुड की बनती थी, अब दो तीन चीजें वुड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। फर्स्ट तो यही है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, आपको पेड़ वगैरह काटने पड़ेंगे, तो इसीलिए इस पे सारी कंपनीज उस पे इतना ज़्यादा फोकस करती नहीं है। दूसरा, आपको वुड को अच्छे से आपको फिनिश करने के लिए या उसको लगाने के लिए आपको वर्कर्स भी वैसे चाहिए जो थोड़ा हाईली स्किल्ड वर्कर्स हों, तो उसमें वो कॉस्ट बढ़ जाता है। तीसरी चीज़, ऑब्वियसली वुडन वुडन जो आपका वुड होता है वो आता ही कॉस्टली है, तो उसमें आपका कॉस्ट भी आएगा। फोर्थ चीज, उसमें टर्माइट फ्री नहीं होता है वुड। आप अगर आपने अच्छे से स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में ही आपने अगर टर्माइट का कोई सोल्यूशन लगाया है, तो तब तो ठीक है, आपका टर्माइट प्रूफ थोड़ा टाइम तक वो रहेगा। लेकिन यूजुअली क्या होता है, वुड में आपका दीमक बहुत जल्दी लगता है। चौथी चीज, उसका मेंटेनेंस भी नहीं होता है। ह्यूमिड अगर इन्वायरमेंट है, बारिश, कोस्टल रीजन्स हैं जहाँ पे, जैसे पूरा जो नीचे का बेल्ट है इंडिया का, चाहे वो वेस्टर्न से लेके ईस्ट से लेके साउथ से लेके जो पूरा कोस्टल रीजन है, वहाँ पे बारिश बहुत होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे आप वुडन लगाएंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती नहीं है। एल्यूमिनियम भी वहाँ पे उतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो ये सब्स्टिट्यूट आया है पिछले कई कुछ सालों में, इसका पिकअप बहुत अच्छे से हुआ है। यूपीवीसी जो ये मटेरियल है, ये क्या करता है, एक तो आपने जैसे एल्यूमिनियम की मैं बात करूँ तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का भी। तो बाहर अगर बहुत गर्मी है तो वो सीधे हीट अंदर भी आएगी, बाहर ठंडी है तो वो बहुत अंदर भी आएगी। यूपीवीसी बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। अगर बाहर गर्मी है, आपको नहीं चाहिए अंदर, तो वो इंसुलेट करेगा। बाहर ठंडी है, आपको नहीं चाहिए, तो वो इंसुलेट करेगा। और दूसरा बड़ा एडवांटेज यूपीवीसी का ये होता है कि वो साउंड प्रूफ बहुत ज्यादा होता है। मतलब उसमें साउंड बैरियर एक आ जाता है, आपको अगर साउंड नहीं चाहिए, जैसे आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, आप अगर ऊपर वाले टॉप फ्लोर्स में रहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा हवा कैसे तेज चलती है, दिन भर वहां पे हवा चलती है। पर्टिकुलरली अगर आप कोस्टल रीजन्स में है, तो वो एक आवाज आवाज सी आती रहती है, आवाज सी आती रहती है, वो डिस्टर्ब भी करती है। तो उससे बचने के लिए आप यूपीवीसी विंडोज को प्रेफर करते हैं, या फिर पैनल्स को, जो फ्रेम होता है, सॉरी, यूपीवीसी फ्रेम, यूपीवीसी विंडोज, चाहे वो स्लाइडिंग हो, चाहे वो केसमेंट हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट है। सेम इसके पीवीसी में भी आता है। तो मैंने तीन डिवीजन समझाए। पीवीसी इनका बहुत पहले से चला आ रहा है, बिकॉज इंडस्ट्री भी पीवीसी वाली इंडस्ट्री बहुत पहले से चली आ रही है। तो 58 to 60% इनका पीवीसी वाले सेगमेंट से आता है। बाकी एग्जैक्ट मैं भूल गया हूँ, लेकिन 60 उससे आता होगा, 25 28 समथिंग इसका यूपीवीसी से आता है। यूपीवीसी अगेन अभी इंडस्ट्री नई नई शुरू हुई, बहुत नई भी नहीं है, लेकिन हाँ, पीवीसी से ज्यादा उसका प्रेवलेंस अभी नहीं है। पीवीसी बहुत प्रेवलेंट है। तो यूपीवीसी का भी क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिकॉज लोगों को समझ आ रहा है। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स ले रही हैं बहुत सारी कंपनीज, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि वाई यूपीवीसी इज बेटर। और आपका एक तो लो कॉस्ट है, ऊपर से ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लो मेंटेनेंस है, टर्माइट फ्री है। कोस्टल रीजन्स में आप रहते हैं तो वहाँ भी वो काफी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, और साउंड से काफी ज्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो यूपीवीसी 28 से 30% का है। और बाकी जो उनका मॉड्यूलर फर्नीचर है, वो इन्होंने अभी रिसेंटली शुरू किया है। ये इन्होंने यूरोपियन ब्रांड के साथ भी कोलैबोरेट किया है। यूरोपियन नाम ऑफ कोर्स इन्होंने नहीं बताया, तो उनको ये एक्सपोर्ट करते हैं, और वो फिर जो ब्रांड है यूरोपियन, वो अपना लोगो लगा के वही प्रोडक्ट जो इन्होंने एक्सपोर्ट किया है अपने ब्रांड के नाम से आगे बेचती है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी कंपनी की अच्छी है। अब बात करते हैं कि इसका Q1 का रिजल्ट कैसा रहा था। ठीक है, तो Q1 का, एक सेकेंड आपको, हाँ, तो Q1 का जो ये रिजल्ट रहा था, Q1 FY25 का, कंपनी ने इसके बाद आके कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करी है, तो मेरे पास बहुत डिटेल्स नहीं है। मेरे पास Q4 की ही डिटेल्स हैं, जो जो इलेक्शन के पहले वाला क्वार्टर गया था ना, जैन फेब मार्च वाला, वहां की मेरे पास डिटेल्स हैं। और ठीक है, Q2 में जैसी डिटेल्स आएंगी मैं आपको बहुत ही जल्दी आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो पीवीसी प्रोफाइल वाला आप सेगमेंट अपनी स्क्रीन पे देखो, वो 8.4% से बढ़ा। इसमें कम ग्रोथ इसीलिए आया होगा क्योंकि एक तो इसका बेस बड़ा है, इसका पीवीसी वाला सेगमेंट ही बड़ा है, और दूसरा, हर कंपनी आके जो कम ग्रो कर रही थी इन सेगमेंट में, उनका कहना भी यही था, चाहे वो टाइल्स वाले सेगमेंट में हो, सोमानी का कहना यही था, कजारिया का भी यही कहना था कि इलेक्शन, हीट वेव, ये सब रीजंस थे, इस वजह से ग्रो नहीं कर पाए। रीजंस नहीं पता है, बिकॉज कौन कॉल नहीं किया इस कंपनी ने, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि कम ग्रोथ क्यों रहा था।
लेकिन 8.4% का रहा है पीवीसी वाले सेगमेंट में। यूपीवीसी 20% से ग्रो किया, अगेन कम बेस है तो ग्रोथ आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। और मॉड्यूलर वाले का तो आपको 43% ग्रोथ दिखेगा, बिकॉज अगेन उसका बेस और ज्यादा कम है तो वो और ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ Q1 FY25 के ओवरऑल रेवेन्यू की। मैंने 3 सेगमेंट में बाइफरकेट करके बताया, लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तीनों सेगमेंट को मिला के, पीवीसी प्रोफाइल, यूपीवीसी विंडोज और थर्ड मॉड्यूलर फर्नीचर वाला जो सेगमेंट है, जिसमें ये एरिजो नाम से, स्टूडियो एरिजो नाम से ही स्टोर खोलने लगे हैं दिल्ली में। इनका H1 FY25 में, मतलब अभी रिसेंटली खुल जाना चाहिए था, कोई अपडेट तो नहीं आया कंपनी की तरफ से, इसीलिए देखना पड़ेगा रिजल्ट के बाद क्या हुआ है उसका भी। तो रेवेन्यू आप देखेंगे Q1 FY25 अगर मैं कंपेयर करूं Q1 FY24 से, तो वो रेवेन्यू बढ़ा है आपका 16.9% से, 17% आप लगा लीजिए। ठीक ग्रोथ है। कम पर्टिकुलरली जब हम सोचें कि वो एक इलेक्शन वाला क्वार्टर था और हीट वेव थी, तो ये सब अगर हम देखें तो ठीक ठाक ग्रोथ है कंपनी का, क्योंकि गाइडेंस 25% का है। तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को फिर कवर अप करना पड़ेगा रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स में। और एबिटा में देखूं तो 33% से बढ़ा है, और पैट में देखूं तो 50% से बढ़ा है। इस कंपनी की अच्छी बात यह है कि ये अपने कॉस्ट को कंट्रोल करके चल रही है, इसीलिए इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करके चल रही है, इसीलिए इसको ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छा मिल रहा है। सी ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे कैसे आपको पता चला, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है 17% से, और जो पैट है आपका, प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो बढ़ा है 50% से। तो जब रेवेन्यू के पेस से, मतलब सेल्स के पेस से ज्यादा आपका प्रॉफिट का पेस हो, ग्रोथ, तो वो आप कहते हैं कि इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। वो तभी हो सकता है जब आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करके चले। ठीक है। बिकॉज डायरेक्ट कॉस्ट पे, फिक्स्ड कॉस्ट पे आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल होता नहीं है। आपको रॉ मटेरियल तो खरीदना ही है, जिस 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 दाम पे आपको मार्केट से रॉ मटेरियल मिल रहा है अपनी सप्लाई चेन से, तो आपके कंपटीटर्स भी उसी हिसाब से खरीदेंगे, तो कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वहाँ पे नहीं मिलता है। तो आपको जब कॉस्ट कंट्रोल करनी है तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। मार्जिन में भी अगर मैं साइड में बताऊं, मार्जिन प्रोफाइल एबिटा और पैट दोनों बढ़ा है। एबिटा बढ़ा है 190 बेसिस पॉइंट से, मतलब 1.9% से, वाई ओ वाई 15.7 का, पिछले बार ही 14% का इनका एबिटा मार्जिन था इनका। और इन्होंने कहा भी था हम 1-2% से और 2-4% से इस साल बढ़ाएंगे, तो ये जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा है। पैट की अगर मैं बात करूं तो पैट का जो मार्जिन है वो 7.59% का है। इनके बिजनेस के लिए मुझे ठीक लगता है यार, 8% का पैट मार्जिन, और क्या चाहिए आपको। ठीक है। बाकी मैं बात करूं इनके, एक सेकेंड, नेटवर्थ की मैं बात करूं, बाकी आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। नेटवर्थ क्या होता है, बेसिकली बुक वैल्यू। नेटवर्थ होता क्या है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। आपने आज तक कितना पैसा कमाया, कितना इक्विटी से कमाया, शेयर्स बेच के कमाया, कितना आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह अपने पास होल्ड करके रखे हैं। तो नेटवर्थ आपकी बुक वैल्यू भी आप कह सकते हो। तो आप देखेंगे नेटवर्थ भी इन कंपनी का ये लैक्स में है, तो आपको ऑब्वियसली 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 82 सीआर का इनका नेटवर्थ हो चुका है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका इनका अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखो पहले 10.2 साल में इन्होंने 10.4% से 18.9% तक ले आए हैं अपने आरओसी को। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में देखूं तो 7.2 का हो चुका है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, एसेट टर्नओवर रेशियो मैंने आपको बहुत बारी बताया है, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय योर एवरेज फिक्स्ड एसेट्स। तो इस केस में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या हो गया, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय योर एवरेज वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो जितना ज्यादा उतना अच्छा, मतलब आप कम वर्किंग कैपिटल पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो होता यही चीज है, आप कम वर्किंग कैपिटल, मतलब धंधा चलाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, वो आपका जितना कम से कम हो आपके लिए उतना अच्छा है, बिजनेस के लिए उतना अच्छा है। और उसके ऊपर आप कितना टाइम्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेट्स से मेरी 100 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है, लेकिन अगर 7.2 मेरा टर्न वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, तो उसका मतलब मैंने 720 सीआर का रेवेन्यू जनरेट किया है। 100 करोड़ के वर्किंग कैपिटल पे 720 सीआर का रेवेन्यू जनरेट किया है, इसीलिए मेरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 7.2 का है। ठीक है। वो भी ये ग्रो कर रहा है, वो भी अच्छी बात है। और मैं आपको क्या बताना, इसमें क्या बताने जैसा है। ठीक है। बाकी मैं इसकी प्रीवियस एक बार ही आप अपनी स्क्रीन पे एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स देख लीजिए कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों में काम करती है। देखो इमार की आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, जो डेवलपर्स हैं, तो उन्होंने ऑब्वियसली बिल्डिंग बनाई होगी। एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है, मेरा ये समझ है कि इन्होंने ये पीवीसी की, जो आपको जूम करके आप देखेंगे विंडोज वगैरह आपको दिखेंगी घरों पे, तो ये पूरे इस बिल्डिंग पे मुझे लगता है इन्होंने ही लगाई होगी। बाकी दूसरे एक और स्लाइड देख लीजिए, इसमें भी एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स हैं इनके। और ये तीसरी है जिसमें फर्नीचर वगैरह
या विंडोज़ वगैरह, सॉरी विंडोज़ वगैरह आप देखें यहाँ पे, और ये आपको दिख रहा होगा ना, ये फ्लूटेड पैनल्स हैं। अब पहले आप फ्लूटेड पैनल्स देख लीजिए, सॉरी लेफ्ट में जो 2 ब्राउन कलर के जो वॉल के आगे लगे हुए हैं ना, जो आपको ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, वो है फ्लूटेड पैनल्स। अब कंपनी का ना सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि कंपनी आर-एन-डी में बहुत पैसा खर्च करती है। इसीलिए अगर आप इसके क्लोज़ कॉम्पिटिटर को देखेंगे, अ जो पीवीसी प्रोफाइल में इनका क्लोज कॉम्पिटिटर कह सकते हैं उसे, वैसे तो और डिफरेंट सेगमेंट्स में यूपीवीसी में इनका फेनेस्टा करके एक कॉम्पिटिटर है जो डीसीएम श्रीराम ग्रुप का है, और एशियन पेंट्स भी अभी मॉड्यूलर फर्नीचर वगैरह में आया है। तो मॉड्यूलर फर्नीचर वाले जो तीसरा इनका सेगमेंट है, वहाँ पे एशियन पेंट से भी इनको कंपटीशन मिलता है, और भी नाम है कॉम्पिटिटर्स के। फेनेस्टा मैंने बता दिया, काका इंडस्ट्रीज है इनकी, जो पीवीसी प्रोफाइल में डायरेक्टली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, कम्पीट कर सकती है। तो अगर काका का आप देखेंगे ना, तो उसका 6 से 7% एम्प्लॉय कॉस्ट आता है ओवरऑल रेवेन्यू का। लेकिन अगर आप ढाबरिया बॉलीवुड को देखेंगे, तो इसका कॉस्ट आता है 16% का। तो 16% का जो इसका कॉस्ट आता है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, वो ऑब्वियसली ज़्यादा है काका इंडस्ट्रीज से, और सिमिलर पीयर भी है वो। तो वो इसीलिए आता है क्योंकि ये कंपनी आर-एन-डी पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, अच्छी खासी टीम है इसकी आर-एन-डी पे। और इसीलिए दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जिसने इंडिया में एक तो मार्बल शीट इंट्रोड्यूस करी डी स्टोना ब्रांड के अंदर। इनकी 3 ब्रांड है, पॉलीवुड, डी स्टोना, डायनेस्टी। डायनेस्टी में इनका मॉड्यूलर फर्नीचर वगैरह है, डी स्टोना में इनकी मार्बल शीट्स वगैरह आती हैं, और पॉलीवुड में इनका यूपीवीसी है, और पीवीसी की प्रोफाइल के एक्सट्रूजन, जितने भी काइंड ऑफ एक्सट्रूजन है वो आते हैं। तो आप देखेंगे मार्बल शीट्स और फ्लूटेड पैनल्स, दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन कंपनीज टू ब्रिंग इट इनटू द मार्केट। तो ये आर-एन-डी में बहुत आगे रहते हैं, और मैंने पहले भी आपसे कहा है, जो कंपनी आर-एन-डी पे फोकस कर रही है, जैसे एचएफसीएल को मैं कहता हूँ, और वो लगातार अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है, और आपको उसकी टेक्नोलॉजी पे एक आपको रहता है कि हाँ, ये ट्रस्ट है इसकी टेक्नोलॉजी पे, ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, तो वो मार्जिन भी वहाँ पे ज़्यादा कमाती है। बिकॉज़ अब ये अच्छा है ना, इसने फ्लूटेड पैनल्स में निकाला तो 14 पेटेंट्स इसने ऑलरेडी कर दिए हैं, रजिस्टर्ड जो पेटेंट्स हैं फ्लूटेड पैनल के डिज़ाइंस वगैरह के। तो इसको एडेड बेनिफिट मिलता है। और फ्लूटेड पैनल्स बेसिकली क्या होता है, आपकी एक वॉल है, नंगी वॉल है, उस पे आपने पेंट वगैरह कुछ नहीं किया है, लेकिन आपको पेंट नहीं करना है, आप बोर हो गए हैं आप पेंट से, तो आपको उसमें पैनलिंग करनी है। आपको बेसिकली कोई भी नंगी वॉल के ऊपर आपको कोई भी छेड़छाड़ करनी है, तो उसको 2 चीज़ें हम कहते हैं, या तो वॉल क्लैडिंग हमने करी है, या वॉल पैनलिंग हमने करी है। तो पहले पैनलिंग के लिए ना पीवीसी के पैनल्स आते थे, लेकिन वो जैसे आपकी दीवार के अंदर से आपने भी देखा होगा घरों में जो पहले बनते थे, तो अगर दीवार के पीछे से पाइप जा रहा है, किचन से या बाथरूम से होके, तो दीवार पे उसका मॉइस्चर आता था, सीलन जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो वो सीलन पीवीसी पे भी आ जाती थी पैनल्स पे, और वो पीवीसी पैनल इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे, ड्यूरेबल भी नहीं होते थे। तो धीरे-धीरे पीवीसी पैनल से शिफ्ट करके इंडस्ट्री, वॉल पैनलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो पीवीसी पैनल से हट के लूवर्स पैनल पे आई, लूवर्स LOUVERS। लेकिन लूवर्स जो पैनल थे वो काफ़ी महँगे थे। तो फिर एक और सब्स्टिट्यूट निकाला, इस कंपनी ने काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था फ्लूटेड पैनल्स। अब वो फ्लूटेड पैनल्स क्या होता है, उसमें आपको टर्माइट नहीं लगता है, कोई डैम्पनेस का आपको दिक्कत नहीं है, कितना भी दीवार पे पानी आए वो फ्लूटेड पैनल्स में नहीं आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ फ्लूटेड पैनल्स की, सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि उसमें काफ़ी सारे आपको डिज़ाइन्स मिल जाते हैं। दूसरा, आपको कलर्स वगैरह, आप उससे एस्थेटिक अपील अपनी वॉल की काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो जो फ्लूटेड पैनल्स है ना, उसमें ट्रैक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। अभी 30 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है इन्होंने पिछले साल FY24 में, फ्लूटेड पैनल वाले सेगमेंट से। फ्लूटेड पैनल पीवीसी की प्रोफाइल के अंदर ही आता है, सब सेगमेंट है पीवीसी प्रोफाइल, जो फर्स्ट वाला बिजनेस डिवीजन है इसका, पीवीसी प्रोफाइल, यूपीवीसी विंडोज और मॉड्यूलर फर्नीचर। बार बार मैं रिपीट करता हूँ सेम वीडियो में, ताकि आप भूले ना, लिंक ना टूटे। तो पीवीसी प्रोफाइल के अंदर ही इनका पीवीसी फ्लूटेड पैनल्स आते हैं। तो 30 करोड़ का सिर्फ पीवीसी फ्लूटेड पैनल से रेवेन्यू था। अगर मैं Q4 FY24 की बात करूं, तो पीवीसी प्रोफाइल जो फर्स्ट बिजनेस डिवीजन है, 122 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। 9% ज्यादा था पिछले Q4 FY23 से। और 122 करोड़ में से भी 30 करोड़ तो सिर्फ फ्लूटेड पैनल्स का था। और कंपनी का ये कहना है कि 100 करोड़ फ्लूटेड पैनल्स का रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे FY27 तक इजीली। कंपनी को इजी टारगेट लगता है कि ये हम एटलीस्ट अचीव करेंगे। तो वही हो गया 20-25% का यहाँ से ग्रोथ एटलीस्ट फ्लूटेड पैनल्स में, ज़्यादा ही ना हो, बिकॉज 3 टाइम्स हो रहा है ना वो 3 सालों में आगे जाके, 2 सालों में, सॉरी, FY25, FY26, FY27, 3 साल, सॉरी। तो यूपीवीसी विंडोज का जो मैं रिजल्ट की बात करता हूँ,
Q4 FY24, हाँ, बिकॉज़ उसी में इन्होंने दिया है ना बाइफरकेशन। चलो Q4 FY24 की बाद में बात करेंगे, करनी क्यों है, वो तो चला गया ना। Q1 की तो मैंने बात कर दी, Q1 FY25 की मैंने बात कर दी, Q4 24 से लेना देना इतना है नहीं, क्योंकि वो हो चुका है वो क्वार्टर, ठीक है। तो मैं Q1 की एक दो चीज़ें और बात कर लूँ। बाकी इनका यूपीवीसी विंडोज में सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी आ रही है। अगर आप सुप्रीम को भी फॉलो कर रहे हैं ना, सुप्रीम इंडस्ट्रीज को, अगर आप उसका कॉन कॉल पढ़ेंगे तो उन्होंने भी कहा था, मैंने खुद पढ़ी थी तो मुझे भी याद है कि यूपीवीसी विंडोज में भी ये आ रहे हैं। अब वो फैब्रिकेट करेंगे यूपीवीसी विंडोज को या नहीं करेंगे वो अभी श्योर नहीं है, लेकिन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग वो एक्सट्रूजन कर पीवीसी का एक्सट्रूजन प्रोफाइल में तो वो आ रहे हैं, तो उनको वहां से भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन किसी एनालिस्ट ने पूछा भी था कि जैसे सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी अब यूपीवीसी वाले डिवीजन में आ रही है, और फेनिस्टा तो ऑलरेडी है ही, ट्रेड लीडर है फेनिस्टा जो डीसीएम श्रीराम ग्रुप का है, तो क्या आपको मार्जिन प्रेशर नहीं आएगा? तो कंपनी ने यही कहा कि जो जितने बड़े बड़े अगर कॉर्पोरेट्स घुस रहे हैं ना यूपीवीसी में, तो ये बड़े कॉर्पोरेट्स का बड़ा बजट भी होता है मार्केटिंग का, तो ये धीरे धीरे मार्केटिंग करेंगे तो लोगों में अवेयरनेस फैलेगी। अभी उतनी अवेयरनेस है नहीं यूपीवीसी विंडोज की। तो कुल मिला के एट द एंड ऑफ द डे ये इंडस्ट्री के लिए फायदा ही होगा, जिसमें अगर बड़े बड़े ग्रुप आएंगे तो सबको पता चलेगा कि यार आपको पीवीसी से हटके, वुड से हटके, एल्यूमिनियम से हटके आपको यूपीवीसी लगाना चाहिए, तो इस कंपनी का भी सेल्स बढ़ेगा। बट ये कंपनी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। सो आई एम नॉट रियली श्योर कि मार्जिन पे कैसा इम्पैक्ट आएगा आगे जाके। बस आई डोंट थिंक कुछ, हाँ, इनका कोस्टल रीजन्स में बहुत अच्छी प्रेजेंस है। पर्टिकुलरली अगर साउथ में बात करें, साउथ में इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, कंपनी बहुत कॉम्पिटिटिवली प्लेस्ड है। ईस्ट में भी काफ़ी कॉम्पिटिटिवली प्लेस्ड है, बिकॉज अगेन वही रीज़न है कि कोस्टल रीजन्स में आप एल्यूमिनियम नहीं लगा सकते हैं, आप वुड तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, तो आपको यूपीवीसी का ही प्रेफर करना पड़ेगा, और यूपीवीसी में कंपनी बहुत अच्छी है। तो इस वजह से साउथ और ईस्ट में इसका अच्छा प्रेजेंस है, कॉम्पिटिटिवनेस भी अच्छी खासी है। और नॉर्थ में तो सिंस जयपुर राजस्थान की एक कंपनी है जयपुर से, तो जयपुर में इनके 3 प्लांट है और ये 30 साल से काम भी कर रहे हैं, तो नॉर्थ में इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। प्रेजेंस कहाँ नहीं है? वेस्ट में नहीं है, बिकॉज ये 2008 से 2015 तक मुंबई पुणे ये इस वाले रीजन में प्रेजेंट थे, लेकिन इनको कोई खास रिस्पॉन्स मिला नहीं, इसीलिए इन्होंने वहां पे फोकस छोड़ दिया है। लेकिन अभी कंपनी वापस कह रही है कि अब सिंस हमने अब यूपीवीसी में तो अभी आए हैं ना, ये पहले नहीं थे, 2008 से 15 तक ऐसा कुछ था नहीं यूपीवीसी वाला। और कंपनी भी आप देखें 30 साल से सिर्फ अगर 500 करोड़ का ही मार्केट कैप कर पाई है, तो कोई बहुत ज्यादा ढंग का ग्रोथ इन्होंने नहीं किया पिछले 30 साल में। अभी लग रहा है कि ग्रोथ करेंगे, बिकॉज इनका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो रहा है, नए नए क्लाइंट्स इनको मिल रहे हैं, डीलरशिप ये बढ़ा रहे हैं, सेल्स टीम हायर कर रहे हैं, और सिंस रियल स्टेट भी अप साइकिल में है, तो सारा टेल विंड, सारा इनको फोर्स मिल रहा है कि हाँ आप अच्छा करो। तो मुंबई महाराष्ट्र में अभी ये वापस से एक और स्टोर इन्होंने खोलने वाले हैं, या खोल दिया है, शायद खोल ही दिया है। और वहां पे भी अब ये कह रहे हैं कि वापस से हम मुंबई और पुणे, ये वाला जो वेस्टर्न आपकी कोस्टल बेल्ट है, वहां पे भी ये काफी फोकस करेंगे, तो इनको मार्केट शेयर वहां गेन करने में इजी रहेगा। ठीक है। ठीक है, बाकी जो डी स्टोना वाला इनका सेगमेंट है जिसमें मार्बल शीट्स वगैरह बनाते हैं, तो कंपनी का ये कहना है कि हमें लगता है कि हम मार्केट में थोड़ा जल्दी आ गए, अभी उतना अवेयरनेस नहीं है डी मार्बल शीट्स वगैरह का, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि आगे जाके जैसे फ्लूटेड पैनल्स का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है, बिकॉज अवेयरनेस बढ़ रही है फ्लूटेड पैनल्स को लेके, तो वैसे ही जो मार्बल शीट्स को लेके भी अवेयरनेस बढ़ेगी, और इस वाले सेगमेंट में भी डी स्टोना वाली जो इनकी ब्रांड है, वहां से भी ये काफी अच्छा करने की इनका एक्सपेक्टेशन है कि वहां से भी हम काफी अच्छा करेंगे। अब पॉजिटिव इसके जो की रिस्क हैं, जो क्योंकि बिकॉज ये बहुत छोटी कंपनी है, तो मुझे लगा इसके की रिस्क भी मैं डिस्कस करूं। की रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क तो मुझे यही लगता है कि कोई भी अगर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए हमको 6 महीना वेट करना पड़ता है कॉन्फ्रेंस कॉल का, तो वो थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है? इनका ऑर्डर फ्लो का। ऑर्डर फ्लो अभी इन्होंने Q1 में सॉरी Q4 में जब ये कॉन्फ्रेंस कॉल करी थी, तो बोला था 140 करोड़ का प्रोजेक्ट रिलेटेड ऑर्डर है। प्रोजेक्ट रिलेटेड ऑर्डर मतलब ये जो बिल्डर्स के पास जाके अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और कंपनी सिंस कहती है कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सर्विस इंपॉर्टेंट होती है हमारे फील्ड में, बिकॉज आप जैसे डीएलएफ ने कोई प्रोजेक्ट खड़ा किया है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, उसको टाइमली कंप्लीट करना है, तो इनको भी टाइमली सामान बेचना होगा ढाबरिया बॉलीवुड को, और इंस्टॉल भी करना होगा, इंस्टॉल भी ये खुद ही करते हैं। तो ये सिंस बहुत समय से इस काम में है, एक्सपर्टीज है, तो ये सामान तो डिलीवर ऑब्वियसली करेंगे टाइम पे, लेकिन उसकी सर्विस इंस्टॉलेशन वगैरह भी बहुत जल्दी करते हैं, तो इसीलिए डीएलएफ के साथ इनका बहुत ट्रस्ट है। और भी जैसे मैंने आपको महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड ऑल, इमार, आपको ये सब बताया था, तो इनके साथ भी इनका अच्छा कनेक्शन है।
बाकी की रिस्क यही रहेगा कि हमको Q2 में जो ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, तो हमको देखना पड़ेगा इनकी ऑर्डर बुक का क्या सीन है। ऑर्डर बुक ऑब्वियसली बढ़नी चाहिए यहाँ से, कम होगी तो ये इनका 25% ग्रोथ टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखेंगे Q2 में कैसा रिजल्ट रहेगा, उस हिसाब से एलोकेशन को मैं शायद आगे बढ़ाऊँ। बाकी आई डोंट थिंक मैं कुछ भूल रहा हूँ बताने के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़। यस, सारा इंपॉर्टेंट कवर हो चुका है। कोई भी डाउट है इस कंपनी के बारे में, बिकॉज़ ऑब्वियसली होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में है नहीं। तो मुझे जितना इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपके साथ आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू सो मच।